खेल जगत कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है, चाहे हॉकी खेल हो, तीरंदाजी हो या फुटबॉल। और हाल के दिनों की यदि हम बात करें तो फुटबॉल में झारखंड की लड़कियां काफ़ी आगे बढ़ी हैं और अभी झारखंड के कुछ बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है राष्ट्रीय चयन शिविर के लिए। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ दो बच्चियां हैं, साथ ही साथ उनकी प्रशिक्षक हैं। तो हमारे साथ हैं वीना किरकेट्टा जी, जो कि प्रशिक्षक हैं, गुमला आवासीय बोर्ड में ये प्रशिक्षक के रूप में हैं। साथ ही पूर्णिमा कुमारी हैं, जो कि हमारी टीम झारखंड के फुटबॉलर, जानी मानी फुटबॉलर हैं, और सुमति कुमारी हैं। सबसे पहले तो आप तीनों का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। शुरुआत वीना जी से करते हैं। आप आवासीय प्रशिक्षण केंद्र में हैं, गुमला आवासीय प्रशिक्षण केंद्र में। वहाँ कैसे जाना हुआ, कितने वर्षों से आप वहाँ जुड़ी हैं? एक्चुअल में जब मैं कला संस्कृति खेलकूद युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार के द्वारा जो संचालित आवासीय प्रशिक्षण केंद्र है, मेरा काफ़ी दिनों से मैं इस चीज़ से जुड़ी हुई हूँ। एज ए फुटबॉलर मैंने 2006 में लास्ट मेरा नेशनल रहा। अच्छा। झारखंड के लिए। उसके बाद 6-7 मेरी NIS कोर्स रही। जैसे कंप्लीट हुआ 2008 में वैकेंसी निकला था, मैंने भरा और पहला पोस्टिंग मेरा सिमडेगा में था मैम। अच्छा, जी। जो कि बॉयज़ सेंटर में। काफ़ी दिनों में मैंने बॉयज़ सेंटर पे कार्यरत रही। उसके 2019 में मेरी पोस्टिंग हुई बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र इंडोर स्टेडियम गुमला, जो कि संत पात्रिक स्कूल में थे। अभी उसको इंडोर स्टेडियम में ये कर दिया गया है। तो अब तक का 19 से लेके मेरी जो जर्नी रही है, कोचिंग जर्नी, जिसमें पहला मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट बोलेंगे लॉकडाउन 19 के बाद जो लॉकडाउन हो गई थी बीच में ट्रेनिंग बाधित हुई। फिर उसके बाद जैसे लॉकडाउन खुली, ट्रेनिंग फिर से शुरू हुआ, जैसा धीरे धीरे स्मूथली हम लोग आते गए। उसके बाद 2022 में जो हमारे झारखंड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी बालिका फुटबॉल के क्षेत्र में, जो कि सुब्रतो फुटबॉल के क्षेत्र में सुब्रतो को बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है जूनियर लेवल के लिए। तो 2022 में हमारे बच्चे रिजल्ट लाए, वो भी गोल्ड मेडल। तो ये बहुत बड़ी खुशी हुई, जो कि 3-1 का रिजल्ट रहा मणिपुर के साथ। जी, कैसा मैच था ये? ये एक्चुअल में मतलब ये मेरा पहला ये गर्ल्स के लिए, बालिका ये के लिए जो अचीवमेंट रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मैं खुशी बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सुब्रतो कप में मेडल लाना बहुत बड़ी चीज़ है। जी, यानी कि एक चुनौतीपूर्ण काम को आपने सफलता से अंजाम दिया और आपकी छात्राएं जो जिनको आप प्रशिक्षित कर रही हैं वो लगातार अच्छा कर रही हैं। उन्हीं छात्राओं में से कुछ 2 छात्राएं हमारे साथ हैं। पूर्णिमा, आप अपने बारे में बताएं कि पूर्णिमा, आपका फुटबॉल से कैसे जुड़ा हुआ, कैसे जुड़ी? कि आपके परिवार में कोई फुटबॉल खेलते थे क्या? मेरे घर पे कोई फुटबॉल नहीं खेलता था, मतलब ऐसे खेलते थे नॉर्मली, जैसे कि स्कूल में खेलना, और गांव पे जैसे ग्राउंड तो नहीं है लेकिन ऐसे ही नॉर्मल ग्राउंड है, उसमें खेलते थे। अच्छा। तो हम भी गांव पे भैया दीदी लोग खेलते थे, तो उन्हीं को देख के हमने सीखा है। और मैंने एक सर था हमारे वहाँ पे, सहदेव सर करके, वही थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करवाते थे, तो उनसे मैंने सीखा। उसके बाद 2016 में ट्रायल हुआ था सिमडेगा में, जो कि बीना मैम थी और उन्होंने ही मेरा ट्रायल लिया था। उसके बाद 2016 में ही मैंने हजारीबाग ज्वाइन किया। अच्छा। जिसमें निधि मैम थी, पर 1 साल हमने वहाँ पे नहीं रहा क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं बीमार थी। तो 2017 में वहाँ मैंने रहना स्टार्ट किया और वहीं से मेरा मतलब जर्नी शुरू हुआ है। अच्छा। उसके बाद निधि मैम चली गई, उसके बाद सोनी मैम आए थे, फिर उन्होंने ही मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया, हर चीज़ मेरे को बताया कि ये करना है वो करना है। तो वहीं से मेरा मतलब जर्नी एक शुरुआत हुई। हाँ, शुरुआत हुई। बिल्कुल। सुमति, ये बताइए कि आपके घर में क्या कोई खेलते थे या आप कैसे फुटबॉल की तरफ आई? मेरा घर में मेरा भैया है, खेलते हैं वो भी फुटबॉल, हॉकी भी खेला करते थे। उसके बाद मेरा गेम का शुरुआत हुआ, जैसे कि लोनरा स्कूल है, उसमें शिक्षक ऐसे थे कि वहाँ पे हम लोग के लिए
बॉल खरीद देते थे अच्छा। गेम के दिन में। हाँ, हाँ। लड़कों के लिए एक और लड़कियों के लिए एक। तो ऐसे होता था कि लड़कों ने अपना बॉल खेल के मतलब फाड़ दिया। फाड़ देते थे, हाँ। उसके बाद लड़कियों का ले लेते थे। अच्छा। तो उस टाइम लड़कियां ऐसे थी कि लड़कों हमारा गेम ले रहा था। हाँ, हाँ। तो हम लोग नहीं खेल पा रहे थे। उसके बाद मैं अकेले खेलने जाती थी लड़कों के साथ। उसके बाद मैं उनके साथ खेलती थी लड़कों के साथ। और जो हमारे सर थे झारी कुल्हू, उन्होंने हम लोग को बहुत सपोर्ट किए लड़कियों को खेलने के लिए। जी। बोलते थे लड़कियां भी खेलो लड़कों की तरह ऐसे। उसके बाद हमारा गांव में संत मिखाइल उच्च विद्यालय छतापहाड़ है, वहाँ पे महिलाएं टूर्नामेंट होती है, वहाँ पे रखा गया। पैसों का मैच होता था, मनी अच्छा, टूर्नामेंट। अच्छा, मनी टूर्नामेंट। जी। हाँ, हाँ। मनी जी। टूर्नामेंट। मनी टूर्नामेंट होता है, तो उसमें मैंने अपना गांव से पार्टिसिपेट किया। मेरा गांव लोंड्रा टीम, महिला टीम, जी। उसमें पार्टिसिपेट किया। तो संत मिखाइल उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल फादर मरियानो स्टोपो ने मेरा गेम देखा। उसके बाद उन्होंने उसी टाइम संत पात्रिक में आवासीय अच्छा, खुला वहाँ के था लिए आपका सेंटर। सिलेक्शन। हाँ। जी जी। तो उस टाइम फादर रामो विंसेंट मिन से बात किए उन्होंने। उसके बाद मेरा 2016 में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैं आ गई इसमें जुड़ संत पात्रिक। गई। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि बहुत संघर्ष तो नहीं करना पड़ा, लेकिन हाँ, जब तक आपके अंदर इच्छा ना हो तब तक आप किसी खेल में अपनी रुचि नहीं दिखा सकते हैं। बीना जी, आप एक महिला प्रशिक्षक रही हैं और लड़कों की टीम को भी आपने प्रशिक्षित किया गुमला Yes, आवासीय ma'am. सेंटर Yes, में, ma'am. और लड़कियों की टीम को भी आप तैयार कर रही हैं, लगातार तैयार कर रही हैं। कितना चैलेंजिंग है लड़कों को कंट्रोल करना या लड़कियों को कंट्रोल करना, क्योंकि आप गुरु हैं और गुरु हर क्षेत्र में थोड़ा टाइट रहे तभी बच्चे बनते हैं। बिल्कुल मैम, ये जो आप कह रहे हैं कि लड़कों और लड़कियों में बहुत चैलेंजिंग होती है, खासकर जब मैंने फर्स्ट टाइम में वो फर्स्ट सेंटर भी खुला था सिमडेगा में जी। तो वहाँ के टीचर लोग जो भी थे उन्होंने मतलब एक सेंटर जो ये किए, उनका सोच था थोड़ा सा मेरे लिए मतलब कि एक महिला कोच है, बॉयज को क्या ट्रेनिंग देंगे। जी, जी। और मीडिया में भी आया था जी। कि बीना जी क्या गोल खिलाती है बॉयज सेंटर में। तो अच्छा। स्टार्टिंग में वहाँ के पब्लिक या वहाँ के खेल प्रेमी जो भी रहे हैं, सबके मन में सीनियर संशय था। हाँ, सीनियर या स्कूल के स्टाफ, थोड़ा सा उनके मन में संशय था। जी। और मैंने देखा, पेपर में भी देखा, मेरे ये पे न्यूज का ये आया था। जी। तो अब हम सोचे कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम तो क्योंकि हमेशा अपनी टीम में कैप्टन रहा करते थे, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट हुई। जी। और जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो बॉयज के साथ ही हमारी ज़्यादातर मेरी ये हुआ करते जी, थे। जी। तो वो चीज़ मेरे लिए प्लस पॉइंट आया। वहाँ हमें डरने की कोई बात नहीं कि हाँ ये गर्ल्स है बॉयज है, ऐसा नहीं है। जी। हमको इतना तो पता था, पहले से कैप्टन रहा करती थी, इसलिए कि कैसे इनको कंट्रोल करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब मैं ट्रेनिंग कराने लगी वहाँ पे स्टार्ट की, कोन मार्कर डेली अलग अलग तरीके से उनको हम देने लगे, तो जी। वहाँ के टीचर लोग देखते थे कि ये क्या दे पाती है। अच्छा। फिर जब ये सारी चीज़ें होने लग गई, हमारे बच्चे वहाँ भी मेडल लाने लग गए, ये स्कूली में, अपने जूनियर लेवल में, इवन कि वहाँ के बच्चे इंडिया टीम में भी मैंने कैप्टन ये प्रशिक्षण शिविर तक मैंने पहुँचाया। जी। और उसके बाद सुब्रतों के लिए भी हमें याद नहीं हो रहा है कौन सा ये पे, पर मेरी टीम वहाँ सुब्रतों के लिए भी क्वालिफाई की थी दिल्ली के लिए, जो कि मिजोरम के साथ सेमीफाइनल में हमने लूज किया था। अच्छा। जी। 1 गोल से। अच्छा। तो इस तरह से मेरे लिए खुशी की बात, या तो उस स्कूल के लिए वहाँ के स्टाफ बाद में उनका मनसा ही चेंज हो गया। जी। कि जी। नहीं, हम लोग जो सोच रहे थे वो गलत सोच रहे थे। बिल्कुल। मेरे सामने कुछ टीचर तो बोले कि मैम हम लोग आपके बारे में, हम लोग का सोच ऐसा था, लेकिन आप बिल्कुल उस पे खरे उतरे। और हम लोग शायद अगर यहाँ पे जेंट्स कोच होता तो ये चीज़ नहीं हो पाता। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव बात है। जी हाँ। और उस समय जितने भी मतलब कुछ बच्चों का, मेरा सुब्रतों के लिए ही जब क्वार्टर सेमीफाइनल में ये हुए, बट वहाँ से 2-4 बच्चों को दानापुर आर्मी, जी, हाँ। दानापुर आर्मी वाला लोग उठा लिए।
ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात बिल्कुल, है। और ये भले बहुत टीम जीता नहीं जीता, पार्टिसिपेट किया, उसमें उन बच्चों का करियर का सवाल था, जो कि 4-5 बच्चों का दानापुर रेलवे के लिए ये आर्मी में हो गया। जी, ये बहुत फ़ख्र की बात होती है किसी भी प्रशिक्षक के लिए दोस्तों, कि अगर उनके बच्चे सेटल होते हैं तो वो गर्व का क्षण होता है उनके लिए। पूर्णिमा, ये बताइए, आपके पास जब मैं आपका लिस्ट देख रही थी, आप दोनों का लिस्ट देख रही थी, तो बहुत सारे टूर्नामेंट में आप शामिल हुई हैं। कौन सा टूर्नामेंट कब खेली, थोड़ा भी याद है अगर हम तो हमारे दर्शकों के लिए बताइए, कैसा अचीवमेंट रहा? मैंने अंडर 15 शायद 2020 पे खेला था, जो सांप गेम था जी। वो भूटान पे हुआ था, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और मैंने फर्स्ट 11 भी खेला और विन भी किया। अच्छा। हम लोग ने जीता भी था, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद 2021 में शायद लॉकडाउन हो गया था, तो 22 में हम लोग ने अंडर 19 खेला था सांप गेम, वो भी बांग्लादेश पे हुआ था जी। और 2022 में जमशेदपुर में हुआ था, जो कि सांप गेम था, उसमें भी हम लोग ने चैंपियन करा था। और खुशी की बात ये थी कि हम लोग का झारखंड में फर्स्ट टाइम हुआ था, वो भी जमशेदपुर में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था जी। और 2022 में ही हमने वर्ल्ड कप खेला था, जो भुवनेश्वर पे हुआ था। अच्छा था, बट बिल्कुल चुनौतियाँ ज़्यादा थी क्या? हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट था। जी। सुमति, आप बताइए आपके अपने अचीवमेंट के बारे में, लगातार खेल रही हैं आप, आपके बारे में बताएं। मैं भी अंडर 15 सांप गेम खेली 2019 में, फर्स्ट टाइम इंडिया टीम में, तो मुझे भी बहुत खुशी हुआ, चैंपियन हुए। पूर्णिमा और हम दोनों साथ में खेले। अच्छा। उस टाइम मेरे लिए कठिनाई हुई थी, क्योंकि जब मैं गोवा में कैंप कर रही थी, उस टाइम हमारे पास फ़ोन भी नहीं था। उस टाइम मेरी माँ की देहांत हो गई। ओह, अच्छा। तो मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि हमारे पास उस टाइम फ़ोन नहीं था। जी। उसके बाद फ़ोन भी था तो सर लोग बात कराते थे, तो संडे के दिन में बात कराते थे। उसके बाद संडे को जब मैं कॉल की घर में, तो ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद सर कोच बोले मुझे घर जाएगी क्या, ऐसे बोल के। तो घर में तो पूरा हो चुका था, अंतिम संस्कार हो चुका, सारा प्रक्रिया हो चुकी थी, इसलिए मैंने खेल को चुना। वाह। घर जाके अभी क्या करूँगी, जो होना था सो तो हो चुका। इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम था मेरा इंडिया गेम, इसलिए मैंने गेम को ही चुना। उसके बाद मैं गेम खेलने चली गई भूटान। अच्छा। उसके बाद खुशी खुशी मेरी माँ को याद करते करते खेली, मैं करके दिखाऊंगी कह के, और अच्छा भी की, स्कोर भी किया मैंने। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैंने हांगकांग गई। हांगकांग में भी फर्स्ट 11th खेला। वहाँ पे जाके वहाँ का माहौल देख के मतलब ऐसा लगा कि कहाँ आ गए। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा बड़ा मतलब बिल्डिंग, उनको देख के कभी बाहर नहीं निकले थे, तो थोड़ा चेंज हो गया माइंड भी। उसके बाद मैंने टर्की गई, जूनियर टीम में एक बार गई, उसके बाद सीनियर में भी एक बार गई। अच्छा। और स्वीडन भी गई, वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा, देख के बहुत अच्छा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि हमारे झारखंड की खूबसूरती यही है कि गांव में बच्चे रह रहे हैं और शहर निकले हैं, शहर से अगर हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाते हैं। और जिस तरीके से सुमति ने बताया कि इनके साथ हादसा हुआ और उसके बाद मन लगाकर इन्होंने खेला, तो ये बहुत बड़ी बात है। वीना जी, एक बात तो है कि आपके पास जितने बच्चे बच्चियाँ आते हैं, बहुत अभावग्रस्त परिवेश से आते हैं, बहुत कहें तो गरीबी से ही आते हैं। वैसे बच्चियों के लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्था होती है, या सरकार की ओर से जो चल रहा है सेंटर, इसके तहत फ़ायदा मिलता है? मैम, इसके बारे में हम सबसे पहले तो झारखंड सरकार खेल विभाग को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, जो कि पूरे झारखंड में जहाँ जहाँ जिस गेम की क्रेज है जी, वहाँ पे उनके द्वारा जो प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, जिसमें उनका रहने का, खाने का व्यवस्था है, पढ़ाई की व्यवस्था है, जो कि जितने भी ये खिलाड़ी हैं, ये सभी खिलाड़ी प्रायः कहेंगे स्पोर्ट्स में, खासकर हॉकी हुआ, फुटबॉल हुआ, एथलेटिक्स हुआ, ये कुछ जो गेम हैं
जो हमारे देहात मतलब इंटीरियर क्षेत्र से, गांव से मैक्सिमम बच्चे आते हैं। जी बिल्कुल। प्रतिभा की कमी नहीं है, बिल्कुल। बट उनको तराशने की जरूरत है। वहाँ से हम लोग टैलेंट सर के द्वारा इनको ला के, जो खेल विभाग के द्वारा संचालित जो आवासीय प्रशिक्षण केंद्र में सारा सुविधा दी जाती है, उसमें इनको अपना प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलता है और हमारे बच्चे वो उस मुकाम तक पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी। अगर ये सुविधा हमारे यहाँ अगर नहीं रहता, प्रतिभा होके भी वो गांव में ही दब जाता। जी बिल्कुल। ये बहुत बड़ी खुशी है हमारे लिए। ये अचीवमेंट है क्योंकि बच्चे टैलेंट सर्च के तहत पहुंचते हैं। पहले होता था, एक सवाल है कि प्रशिक्षक या कोच या खेल विभाग के लोग गाँव में जाते थे और वहाँ पे खिलाड़ियों को सर्च करते थे, लेकिन ये डे बोर्डिंग होने से बच्चों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है, गाँव तक इसकी खबर मिलती है। एक्चुअल में अभी सरकार का योजना बहुत अच्छा है। जैसे गांव-गांव में जिस क्षेत्र में जो चीज़ है वहाँ पे डे बोर्डिंग का ये सेंटर खोल दिया गया है, जिसमें क्या है कि 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के बच्चे उसमें ट्रेनिंग लेते हैं सरकार के द्वारा डिपुट। वहाँ ऑलरेडी कोच है और बच्चों को पर मंथ 500 स्कॉलरशिप कहिए या एक इसके रूप में जो दिया जाता है। जैसे उनको जूता फट गया तो जूता खरीद सकते हैं, उनको खाने की जो चीज़ें हैं, जो छोटी चीज़ें, मान लिया चना हुआ, डाइट, ये सारी चीज़ें उससे वो अपना पूरा करने का प्रयास करते हैं। और उनसे जो बच्चे, वो बहुत छोटे बच्चे रहते हैं जी, उनसे जो बच्चे अच्छे करते हैं उन बच्चों को हम लोग सिलेक्ट करके जो अच्छा कर रहे हैं, छन के निकलता है, उसको लाते हैं आवासीय प्रशिक्षण केंद्र में। और वहाँ से जो अभी 2-4 साल से, नहीं, फुटबॉल का तो इस साल से स्टार्ट हुआ है जी। जैसे कि आर्चरी, हॉकी पहले से एक्सीलेंसी का हम लोग डिमांड करते थे। मुझे याद है हम ये सिमडेगा में मैं थी, उस समय अमर कुमार बौरी जी वहाँ मंत्री हुआ करते थे। उस समय उनको मैंने ये बात रखा था कि सर, हमारे पास आवासीय सेंटर भी है, डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र भी चल रहे हैं, हम लोग अंडर 19 तक अपने बच्चों को रख सकते हैं। रखने की हमारे पास ये है, इसके बाद हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सवाल ये है। हाँ, इनके लिए हमें प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि जब इसको हमने बेसिक चीज का ट्रेनिंग दे दिया, बेसिक सारा चीज हमने सिखा लिया, लेकिन जब हमें रिजल्ट लेने की बात आती है तब बच्चे कहाँ जाते हैं, उसका रिजल्ट कहाँ है झारखंड के? बड़ा सवाल है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे प्रोसेस में आते आते अब तक कुछ चीजें बेहतर हुई है, काफी बेहतर हुई है। जैसे हॉकी में अभी प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उनका रिजल्ट आ रहा है। जैसे आप देख ही रहे हैं, सालिमा टेटे है, संगीता कुमारी, मैंने तो उसको खेलते हुए देखा है, अपने पास से देखा है। तो इस तरह से बच्चे, और भी अभी दीपिका और भी जूनियर बच्चे निकल रहे हैं एक्सीलेंसी होने से। तो फुटबॉल का भी अभी एक्सीलेंसी जस्ट अभी स्टार्ट हो ही गया है। तो हम लोग जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि एक्सीलेंसी हो और बच्चे आगे निकले। हाँ, जो आवासीय से छन के आएंगे, जो आवासीय में बेहतर करेंगे, वो बच्चे, उनके लिए एक्सीलेंसी एकेडमी सरकार के द्वारा खोल दिया गया है, ताकि हमारे बच्चे कहीं इधर उधर भटके नहीं। पूर्णिमा, एक बहुत अभी जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था भुवनेश्वर की जो प्रतियोगिता थी काफ़ी कठिन थी। जीवन में ऐसा बहुत मौका आया होगा आप लोगों के जीवन में, जब आप खेल रही हैं तो कई बार उतार चढ़ाव वाले क्षण आए होंगे कि शायद हम जीत नहीं पाएंगे और वैसे में जीती हैं, ऐसा कोई मौका? ये सवाल मेरा आप दोनों से रहेगा। पहले पूर्णिमा आप बताएं, ऐसा मौका मिला है? ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन वो जो फॉरेन प्लेयर्स हैं ना, उनका मतलब फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और हम एक नॉर्मली होते हैं, लेकिन उसमें गेम डिपेंड नहीं करता है जी। वो मोटे हैं, पतले, उससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे बस एक ही है कि हम अच्छा करेंगे, अच्छा खेलेंगे और जीतने का ये रहेगा, उम्मीद रहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि फिजिकल फिट, लेकिन एक प्रेशर भी बन जाता है कि सामने विदेशी प्लेयर को देखकर एक हमारे अंदर मानसिकता होती है कि ये लंबे चौड़े हैं, तगड़े हैं, शायद हमसे भारी पड़ेंगे। लेकिन जब आपके अंदर चपलता होगी तभी आप उनसे जीत पाएंगे, आप शारीरिक रूप से भी चुस्त दुरुस्त होंगे। लेकिन कभी कोई ऐसी टीम जो कि आप पे भारी पड़ी, या कोई ऐसा पल जब आप बहुत बेहद खुश थे?
ठीक है सुमति, आपसे ये सवाल कि कभी जीवन में ऐसी कोई चुनौती आई, मैदान की चुनौती? जीवन में तो चुनौती की बात हो ही चुकी है, लेकिन मैदान की कोई ऐसी चुनौती जब लगा कि सामने वाला हम पर भारी पड़ रहा है, हमारी टीम जो है अपोनेंट वो बहुत टफ है हमारे लिए? जी, बांग्लादेश में टूर्नामेंट चल रही थी हमारा, तो नेपाल के साथ गेम था। उस टाइम थोड़ा भारी पड़ा था हमारे गेम में। उस टाइम ऐसा लगा कि होगा या नहीं, फिर भी से हम लोग कोशिश किए, हार नहीं माने, पूरा टीम एकजुट होके, और कोचेस भी मोटिवेट किए कि तुम लोग कर सकती है, हाफ टाइम में जितना है तो जितना है, किसी भी हालत में जितना है, ऐसे मोटिवेट किए। और हम सब एक दूसरे से मोटिवेट किए मिल के, तो लास्ट में हम लोग ने जीत ही लिया, लेकिन चैंपियन नहीं हुए, सेकंड पोजीशन में आए। जी, तो ये बहुत बड़ी बात है कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। एक और बात है बीना जी, फुटबॉल में अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर तो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो हम काफ़ी पीछे हैं। अगर एशियाई देशों की भी बात करें तो हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं। क्या वजह मानती हैं इसके पीछे? लोग आमतौर पर ऐसा सोचा जाता है कि फ़ुटबॉल के लिए काफ़ी स्टेमिना, लंबी कद काठी, ये सब ज़रूरी है। क्या वजह आप मानती हैं कि हम पीछे क्यों हैं फुटबॉल में? मैम, एक्चुअल में हम इसके लिए जो बहुत सारी चुनौतियां इंडियन टीम को हैं, जो कि आप कहे कि फुटबॉल में हमारी इंडियन टीम बहुत पीछे है। हाँ, अन्य खेलों के मुकाबले। हाँ, अन्य देश के मुकाबले। मेरा भी यही क्वेश्चन रहता है जी, व्हाई, व्हाट इज द रीजन जो हम लोग इतने पीछे हैं, खासकर फुटबॉल में। तो ये मेरा सबसे पहला क्वेश्चन रहता है, जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ। इन बच्चों को ठीक है मैंने तैयार किया, उस लेवल तक पहुँचाया, उसके बाद रिजल्ट क्यों सैफ गेंद तक? आगे हमारी फुटबॉल में ऐसा कोई करियर नहीं है क्या? मेरा भी ये क्वेश्चन रहता है। बट हमने देखा कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था हो, इसमें कहीं कमी रह गया हो, या हमारी अक्सर क्या है कि हमारी इंटरनेशनल प्लेयर जो होते हैं पूरी इंडिया की सिलेक्ट होके जब आते हैं अलग जगह से, तो हम यही चाहते हैं इसके लिए कि और बेहतर किया जाए। कहीं ना कहीं वो हमारी कमी है। हर जगह से स्काउटिंग है, हर राज्य से स्काउटिंग हो। जी बिल्कुल, हर राज्य से स्काउटिंग हो और बड़े पैमाने में हो जी, ताकि वहाँ से जितने भी अच्छे प्लेयर हैं उनको सिलेक्ट करके आप एक जगह रखिए, उनका प्रशिक्षण शिविर में आप ये कीजिए, और वो फिर धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम उस चीज को नहीं मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कोच रहेंगे तभी हमारा रिजल्ट आएगा, क्योंकि दिक्कत ये भी होता है हमारे बच्चों में। अभी आप खुद देख पा रहे होंगे कि हमारे बच्चे हिंदी अपना जो मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो आ जाता है, और खासकर खिलाड़ियों पढ़ाई लिखे में पीछे रहते, थोड़ा यही रहते हैं, तो इंग्लिश नहीं आती है। फॉरेनर कोचेज जो होते हैं इंग्लिश की बातें, तो कितना अब ये हमें देखना होगा कि ये खिलाड़ी जिसको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपके लैंग्वेज को कितना, आपके भाषा को कितना समझ पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। कम्युनिकेशन की बात है, आप उससे कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं जो आप बता रहे हैं उसको। इसलिए मेरा यही कहना है कि उनके साथ साथ आप जो इंडियन कोच हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनको रखिए जी, ताकि वो जहाँ भी इस तरह लगता है जी, उसको उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। अगर ये सारी चीजें होंगी तो मे भी हो सकता है, और लंबे समय तक इन खिलाड़ियों को वहाँ पर ट्रेनिंग देने की जरूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा स्काउटिंग करें और उससे छन के निकालें जो बेस्ट है, और पार्शलिटी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, खेल में तो ये होना ही नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो ही जाता है, तो जो नहीं होना चाहिए एकदम ऑनेस्टी होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, तभी जाके हमारा इंडिया उस लेवल पे पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। पूर्णिमा, ये बताइए कि अभी आप लोगों का राष्ट्रीय टीम में चयन हुआ है, वहाँ आप लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी। भविष्य में क्या सोचती हैं आप, कहाँ तक जाना चाहती हैं, क्या खेलना चाहती हैं, और क्या क्या आपके सपने हैं?
मेरा एक ही ड्रीम है कि हम फॉरेन में भी जाके खेल सकते हैं जी। और हम उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे और ब्राज़ील ये सब मतलब फॉरेन में जाके खेलने का मन है। सपना ये है। हाँ। हाँ, तो ऐसे तो कई मौके आते हैं जब बाहर से भी टीमें आती हैं, सेलेक्ट करती हैं देश के खिलाड़ियों को भी, तो कभी ऐसा मौका मिले तो विदेशी कैंप में भी आप जा सकती हैं। बहुत शुभकामना हमारी होगी कि आप ऐसा मौका मिले आपको। सुमति, आप ये बताइए कि आप क्या सोचती हैं, क्योंकि आप झारखंड के ऐसी जगह पे हैं जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आप लोगों ने अपनी पहचान बनानी शुरू की है। आपका सपना क्या है, आप कैसे आगे बढ़ना चाहती हैं? मैम, मैं अभी इंडिया टीम से कंटिन्यू खेलना चाहती हूँ और मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं भी फॉरेन कंट्री में जाके खेलना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या उम्मीद है राज्य सरकार से? आप दोनों से ये सवाल रहेगा कि राज्य सरकार से आप क्या उम्मीदें करती हैं? जैसे कि अन्य खेलों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है कि फुटबॉल में भी इस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। पूर्णिमा, आप और फिर सुमति आप बताएं। झारखंड पे अभी काफ़ी सारे बच्चे खेल रहे हैं जी। और ये बच्चे मतलब अभी स्टार्टिंग करा है खेलने के लिए, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस की कमी है। शायद उनको और थोड़ा मतलब गाइड करने से वो और अच्छा हो सकता है। हाँ हाँ, सरकार की ओर से भी सुविधाएं बढ़े आप लोगों के लिए, ये तो होना चाहिए। सुमति, आप क्या सोचती हैं? मैम, मैं झारखंड सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे झारखंड में भी अनेक इंटरनेशनल प्लेयर है, नेशनल प्लेयर है, जो जिसको मतलब वो इतना खेल के भी इधर उधर भटक जा रहे हैं, बेरोजगार है। जी जी जी। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि झारखंड सरकार अगर कोई प्लेटफॉर्म दे, जॉब दे तो उनको अच्छा होगा। जैसे कि झारखंड में कोई जॉब देंगे स्पोर्ट्स कोटा से तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं अभी असम राइफल्स में हूँ और वहाँ बाहर गई हूँ, तो हमारा झारखंड में ऐसे प्लेटफॉर्म मिले तो हमारे झारखंड के प्लेयर यहीं रह के बिल्कुल और मतलब झारखंड टीम से भी खेल सकते हैं। जी, तो बहुत बहुत अच्छी भावना है कि हमारे राज्य में सुविधाएं बढ़े। और सबसे बड़ी बात, एक सवाल आपने उठाया था, उस सवाल को मैं एक बार चर्चा करना चाहती हूँ चलते चलते, कि कई बार ऐसा होता है कि 19 साल के बाद, 20 साल के बाद खिलाड़ी कहाँ जाएं। तो अगर खिलाड़ियों को नौकरी मिलती है, खिलाड़ी सुरक्षित हो जाते हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इन बातों पर ध्यान देंगी। और बीना जी, पूर्णिमा जी और सुमति, आप हमारे स्टूडियो में आई और खिलाड़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराया, अवेयर कराया। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके मैम, थैंक यू मैम।